हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स यानी मैथमेटिक्स के फार्मूले जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है, और कई डेरिवेशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और इसका पहला लेक्चर हमारा आप देख चुके होंगे, ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। और इसमें हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी अलजेब्रा के फार्मूले, ठीक है। ओके स्टूडेंट, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू आप, इसका मान आप जानते ही हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी 2ab में प्लस माइनस होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सेम होते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर का फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक। और इसको फैक्टर करते हैं तो एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं, यानी a प्लस बी लिखते हैं, a माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चौथा फार्मूला पढ़ते हैं, a प्लस बी क्यूब पढ़ते हैं। इसका फार्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा मिलता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन करके a प्लस बी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। चौथा फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, पांचवा, a माइनस बी क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। कहीं कहीं इसको कॉमन लेके इसको पढ़ते हैं हम लोग, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। छठा हम लोग पढ़ते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, और इसको हम लोग लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं a स्क्वायर माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सातवां हम लोग देखेंगे, ठीक है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, एक ब्रैकेट में लिखते हैं, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। आप चाहें तो इनका मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट यही निकलेगा जो है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग 3 वेरिएबल वाला देखेंगे, ठीक है। और 3 वेरिएबल वाला जो पहला हमारा है वो है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca होता है, ठीक है। दूसरा होता है 3 वेरिएबल वाला, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3abc इज इक्वल टू होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में इफ a प्लस बी प्लस सी ये 0 हो गया, ठीक है। तो अगर ये पार्ट 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर 3abc को इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण इसको कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो डिग्री होती है, पावर होती है, सबसे बड़ी पावर जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो डिग्री, इसकी जो डिग्री होती है, सबसे बड़ी घात होती है वो 2 होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, वेयर जहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, a 0 नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे आप ऐसा लिखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ठीक, इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। जैसे लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यानी अब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 2 होगी, सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 2 होगी। अच्छा, इसके रूट कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रूट्स इसमें 2 होंगे, यानी 2 सलूशन होगा, इसका 2 सलूशन होगा। जैसे यहाँ देखो, पहले हम इसी को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम 4 लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू √4 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हम ऐसे लिखें 2 का स्क्वायर प्लस का, तो ये भी 4 आ रहा है। अगर हम लिखें -2 का स्क्वायर, तो ये भी 4 आ रहा है। अब ये वाला 4 इसका स्क्वायर है कि इसका स्क्वायर है, ये तो पता है नहीं, तो हम इसको प्लस माइनस करके लिखते हैं, x इज इक्वल टू प्लस -2 आया, ठीक। यानी इसके जो रूट्स कौन हुए, रूट्स मतलब जो इसके सलूशन होंगे वो होगा +2, -2 होगा। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो आएगा वो 2 होता है, ठीक है। अब जैसे इसको हम लोग देख लें, एक इक्वेशन हमारा ये है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी हम लोग अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0,
इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ का जो 7 हम लोग लेते हैं इसका मल्टीप्लाई और एडिशन से लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 लिखा है तो 1 और इंटू यहाँ आया 6 तो 1 और 6 हुआ, इसका मल्टीप्लाई 6 हुआ। इन दोनों का प्लस करने पर 7 आ रहा है तो यहाँ हम लोग 7 कर देते हैं। तो 7 की जगह 6x प्लस 1x कर देते हैं। इसमें कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6 और प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x प्लस 6 x प्लस 1 हुआ इज इक्वल टू 0 हुआ, यानी इसके जो रूट्स हुए। ठीक, यहाँ से देखो इसको हम अगर पहले ले लें x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -6 आएगी। तो इसको जो रूट्स होंगे -6 इससे निकलेगा, -1 इससे निकलेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं वो श्रीधराचार्य मेथड है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने आपको बताया जहाँ a 0 नहीं है, a नॉट इज इक्वल टू 0। आप देखो स्टूडेंट, अगर आप श्रीधराचार्य मेथड अपनाएंगे तो श्रीधराचार्य मेथड का ये फार्मूला होता है, इसका सलूशन होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये श्रीधराचार्य मेथड से इसका सलूशन का फार्मूला होता है। x की यहाँ देखो प्लस माइनस दोनों लिखा, मतलब दो वैल्यू होगी x की। ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d लिखते हैं। d मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पर ये डिपेंड होता है कि a की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, जैसे अगर मान लो कोई इक्वेशन हम ले लें 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमको इससे सॉल्व करना है तो हम लोग देखें क्या निकलता है इसमें। तो इसको पहले कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर क्या है? a इज इक्वल टू 3 आया, b इज इक्वल टू 7 आया, c इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब जब इसको कंपेयर कर दिया हमने तो a b c की वैल्यू हमें मिली, तो x की वैल्यू कितनी आई देखिए, x इज इक्वल टू आ गया -b, यानी b कौन है? 7 है, तो ये आ गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर हुआ। ठीक, -4 ac हुआ, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। ठीक, अपान निकल के क्या आया? 2a आया। a कौन है? 3 और 2, तो 2 इंटू 3 आया। यहाँ से देखो वैल्यू क्या आ गई? -7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 49 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 आ गया। ठीक, अपॉन 6 आ गया। यहाँ से आ गया -7 प्लस माइनस, यहाँ देखिए 49 माइनस 48 का 1 हुआ और 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन 6 हुआ।
ठीक। अब इसके रूट्स कौन से हुए, यहाँ देखो पहले रूट के लिए हमारा आया -7 + 1/6, दूसरे रूट के लिए आया -7 - 1/6। ठीक है, यहाँ से हम ऐड कर लें इसको, देखो तो -7 + 1 यानी -6 हो गया, तो -6/6 आ गया। इसको अगर हम लोग देखें तो ये 8/6 आ गया। ठीक है, यानी इसको हम डिवाइड कर दें तो एक आ गया -1, एक आ गया -4/3 आ गया, डिवाइड कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी इक्वेशन का हम लोग श्रीधराचार्य मेथड से रूट निकाल सकते हैं, सलूशन कर सकते हैं, और ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल देखेंगे। ठीक है, आप जैसे देखो स्टूडेंट, ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल 4। ठीक है, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ऐसे जो बिंदी लगा देते हैं ऐसे, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे 4 इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही बात लिखी हुई, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1 × 2 × 3, 3 × 4। ठीक है, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 6 का क्या मतलब होगा, फैक्टोरियल 6 का मतलब होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। ठीक है, ऐसे ही फैक्टोरियल अगर 9 यहाँ लिख दिया किसी ने, फैक्टोरियल 9, तो इसका मल्टीप्लाई होता है 1 से लेकर 9 तक की सारी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी जितना फैक्टोरियल लिखा रहेगा उतना ही इसका मान होगा। ठीक है, अब इसमें देखो फैक्टोरियल अगर ऐसे 0 लिखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें यही एक आपको याद करने वाला है, ये सबसे डिफरेंट है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, और अगर फैक्टोरियल 1 है, 1 फैक्टोरियल है, ठीक है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। बस ये दो कन्फ्यूजन है, ये इसको अपवाद आप कह सकते हैं। ठीक है, कि 1 की वैल्यू भी 1 होगी, 0 की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि फैक्टोरियल में 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो फैक्टोरियल n अगर हो गया, तो अगर ऐसे हो गया फैक्टोरियल n, तो इसको ऐसे लिखते हैं, n लिखेंगे फिर n-1 लिखेंगे। अब इधर से देखिए, इधर देखिए, ये 6 है, ये 6-1 है, 6-2 है, 6-3 है, ऐसे घटाते हुए लिखते हैं, तो इधर से लिखा हुआ है ये, यानी n हो गया, 6 हो गया, देखिए 5 हो गया, 1 कम हो गया n से, 4 हो गया, 2 कम हो गया, तो ऐसे लिखते हैं n-2, ठीक, n-3, और ऐसे डॉट डॉट करके आखिरी में आएगा 3 2 1, ऐसे यहाँ तक का होगा ये नंबर। तो अगर फैक्टोरियल n को खोलना होगा तो आप ऐसे इसको खोलेंगे, n n-1 n-2 n-3, और फिर डैश डैश लगाएंगे, 3 2 1 लिखेंगे। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, बाइनोमियल थ्योरम हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, इसका फार्मूला तो जो है a + x के लिए लगता है। ठीक है, पर हम लोग केवल 1 + x के लिए पढ़ेंगे, जो हम लोगों के फिजिक्स में यूज होता है, बाकी से हमसे कोई मतलब नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो स्टूडेंट, 1 + x की पावर n है, अगर ध्यान रखिएगा, 1 + x की पावर अगर n है, तो इसको लिखते हैं, पहला तो टर्म 1 हो गया, दूसरा टर्म हो जाता है
जो पावर है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है अपान फैक्टोरियल 1 हो जाता है प्लस, ठीक है, अगला टर्म होता है हमारा n -1, ठीक, ये हो जाता है फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। कितने टर्म होंगे? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, और इसमें नंबर ऑफ टर्म यहाँ जितना लिखा है उसमें एक प्लस हो जाता है, n+1 टर्म होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे ऐसे लिखा है 1 + x का स्क्वायर, तो इसमें देखिए कितने टर्म होंगे, 1 हुआ प्लस n का मतलब 2x अपान फैक्टोरियल 1 हुआ प्लस आगे क्या लिखा है देखिए n लिखा है, n की जगह 2 हुआ और ब्रैकेट में 2 - 1 हुआ अपान फैक्टोरियल 2 हुआ, आगे फिर क्या है x स्क्वायर है। इसमें कितने टर्म हुए देखिए 1 2 और ये 3 हुआ और यहाँ 2 है तो 3 आ रहे हैं टर्म, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे देखिए 1 + 2x, ये आ गया फैक्टोरियल 1 का 1 होता है तो 2x हो गया, यहाँ देखो 2 - 1 का 1 हो गया और फैक्टोरियल 2 का भी 2 होता है। अभी हमने बताया फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 1 × 2 हुआ तो 2 हुआ, ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस x स्क्वायर आ गया। आप यही तो जब स्क्वायर खोलते हैं तो यही तो फार्मूला आता है। इसका मतलब हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम है ये कहाँ तक आगे जाएगा, x⁴n टर्म तक जाएगा, x के ऊपर n टर्म आएगा तो यहाँ तक आगे तक जाएगा, इसमें जो भी आएगा उससे हमसे मतलब नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही आप क्यूब का निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, ठीक है। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + x³ निकालनी है, अगर मान लीजिए ये फार्मूला आपको याद है तो आप ऐसे लिखिए, देखिए 1 लिखिए प्लस, ठीक है, n की जगह कितना आ गया 3x अपान फैक्टोरियल 1 आ गया प्लस यहाँ हो गया 3 और 3 - 1 हो गया, ठीक, और नीचे आ गया फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर आ गया प्लस अगला ऐसे बढ़ जाएगा, अगला जब बढ़ेगा तो एक और माइनस होगा तो यहाँ पे इसके बाद वाला क्या आएगा, n आएगा, n -1 n -2 ऐसे आएगा अपान फैक्टोरियल 3 आएगा और ये आ जाएगा x³, तो इसको उससे लीजिए, इससे लीजिए, तो यहाँ देखिए n की वैल्यू हमारी 3 है, ठीक, ये हो गया 3 - 1 3 - 2 अपान फैक्टोरियल 3 और x³ हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, अभी देखिए हमारा फार्मूला खुल जाएगा, ये हो गया 1, यहाँ देखो ये कितना हुआ 3x हुआ और ये फैक्टोरियल 1 हुआ तो 1 को अगर यहाँ 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 3 - 1 2 हुआ, नीचे भी 2 है, 2 कट गया, 3x स्क्वायर आ गया, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या आया ध्यान से देखो 3 - 2 का 1 हो गया, अब फैक्टोरियल 3 का 6 होता है और 3 - 1 2 हो गया तो 2 3 जा 6 ऊपर है, 6 नीचे है, कट करके x³ आ जाएगा। अरे ये तो इसी का फार्मूला होता है, ये तो इसी का फार्मूला होता है। अगर हम लोग ओपन कर दें, अगर हम लोग ओपन कर दें 1 + x³ तो फार्मूला क्या आ जाता है 1 + 3x + 3x² एंड सो ऑन, ऐसे आता हुआ चला जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारा जो x है, ठीक है, x हमारा 1 से बहुत छोटा है, ध्यान रखिएगा,
x हमारा 1 से बहुत छोटा है, यानी 1 इसके कंपेयर में बहुत बड़ा है। तब क्या होता है स्टूडेंट कि जो x स्क्वायर या x क्यूब वाले टर्म हैं उसको हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन ठीक है, तब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + nx अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है। और ये बाकी के टर्म हम लोग इसमें नेगलेक्ट कर देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी के टर्म हम लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो है फैक्टोरियल 1 का 1 ही हो जाता है, यानी ये कि ये हमारा यहाँ आ जाएगा 1 + x टू द पावर n, ठीक है। और इसको हम लोग नियर अबाउट में इक्वल मान लेते हैं इन द लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर, ठीक है। ये आगे के टर्म इसमें लेस कर दिए हमने। अब ये हो जाता है 1 + nx हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ क्या हुआ, जो पावर थी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। तो ये बाइनोमियल थ्योरम हम जहाँ लिखेंगे वहाँ पर हम इसी का सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे। फिजिक्स में इसका ही सबसे अधिक उपयोग है। 1 + x की पावर n है तो n को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। तो जो हम लोग अब यहाँ पे डिफरेंशियल के कुछ निश्चित फार्मूले पढ़ेंगे। तो जैसे डिफरेंशियल में सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन हमारा है y = x टू द पावर n है, y = x टू द पावर n है। तो जब हम लोग इसका डिफरेंशियल करते हैं तो इसमें लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब जो इधर रहेगा जैसे रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन। तो जब x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो x वाला नीचे होगा, y वाला ऊपर होगा। इसको लिखते हैं फार्मूले के रूप में, ऐसे लिखते हैं dy/dx लिखते हैं, ठीक। और जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू में इतना चेंज कर देते हैं, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बात समझ पाए। dy/dx इसका अगर हमें करना है x टू द पावर n का, तो ये आ जाएगा nx की पावर n-1। जैसे अब एक आप इधर देखिए, जैसे लिखा हमारा x = 3t² लिखा है। अगर इसका डिफरेंशिएट करना है तो आपको तो ऐसे आप लिखेंगे dx/dt लिखेंगे, dx/dt, ठीक। और जो इधर पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, t की पावर 2-1 हो जाएगी, ठीक। यानी ये हमारा आ जाएगा 6t आ जाएगा, ठीक। जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें पावर होगी उसमें ये रूल अप्लाई करेंगे, y = x टू द पावर n। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दे दिया t = 7y³ ऐसे दे दिया, ठीक। अब यहाँ आप इसको लगा रहे हैं तो जो dt/dy लिखेंगे ऐसे, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ से इधर आएगी, ये मल्टीप्लाई में होगा तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा। और y की पावर 3-1 होगी, पावर 1 यूनिट डिक्रीज होगी, ये आ जाएगा 21y² आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपको किसके सापेक्ष कौन सा निकालना है ये क्वेश्चन पर डिपेंड होगा। x का y के सापेक्ष निकालना है कि y का x के सापेक्ष, t का y के सापेक्ष निकालना है कि y का t के सापेक्ष, ये क्वेश्चन पर डिपेंड होगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंशिएशन देखिए।
यहाँ देखिए, जैसे हमने लिखा, सपोज कर लीजिए हमने ऐसे लिखा y = 2x लिख दिया हमने। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, यहाँ कितनी पावर है ध्यान से देखिए, यहाँ पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, तो ये हो गया 2 और इंटू 1 मल्टीप्लाई हो गई, पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो गई तो 1 - 1 हो गया, 1 यूनिट इसकी पावर और 1 यूनिट ये फार्मूले की पावर। ठीक, तो ये डिक्रीज हो गया, यानी यहाँ से निकल करके x की पावर 0 आ गई, ये हो गया 2x की पावर 0, 2x की पावर 0। तो किसी की भी x की पावर 0 हुआ या किसी की भी पावर 0 हुई तो 1 हो जाता है वो। ठीक है, जैसे x की पावर 0 तो ये भी 1 हुआ, a की पावर 0 ये भी 1 हुआ। तो आप ये नहीं कहिएगा कि ये और x इक्वल हैं। अगर 10 की पावर 0 होगी तब भी 1 होगा और 100 की पावर 0 होगी तब भी 1 होगा। ध्यान रखिएगा, जो है जिसकी भी पावर 0, ये डिग्री नहीं है, ये पावर 0 है इसकी। ये नहीं 100 डिग्री = 1 पढ़ने लगिएगा, ये ना करिएगा जो है। ठीक है, इसका मतलब ये 1 हो गया। तो dy/dx यहाँ से क्या निकल आया, dy/dx = 2 निकल आया। ठीक, तो आप ऐसे ही इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा उसको देखिए। जैसे मान लीजिए y = केवल 100 लिखा है। ठीक, अब यहाँ से अगर हमने निकाला dy/dx, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, उसको निकालने के लिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100x⁴ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 100 × 1 तो सबके साथ होता है और 1 की वैल्यू कितनी है, x⁴, तो x⁴ हुआ। जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई आ गई, तो ये हो गया 100 × 0। ठीक, और फिर इंटू आया x⁴ -1 आया। अब 0 जब इसमें मल्टीप्लाई किसी में होता है तो वो पूरी डिजिट 0 हो जाती है। तो dy/dx कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन लेना होगा, चाहे 2 का डिफ्रेंशिएशन लेंगे वो भी 0, 100 का वो भी 0, 500 का वो भी 0। ठीक, कोई भी कांस्टेंट अगर होगा, यानी अगर हम ऐसे लिख दें dy/dx, ठीक है, और यहाँ लिख दें कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट यहाँ उसका डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। ठीक है, अब एक और ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ देखो स्टूडेंट, एक फंक्शन हमारा है, मान लीजिए x = at² + bt + c ऐसे लिखा है। ठीक, अब इसमें अगर डिफ्रेंशिएशन हमारा t के रेस्पेक्ट में होगा तो a, b और c कांस्टेंट माने जाएंगे, यानी जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो तो डिफ्रेंशिएशन में होगा, लेकिन अदर जो माने जाएंगे वो कांस्टेंट माने जाएंगे। तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें dx/dt लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया 2a और t एक पावर कम हो गई तो t आ गया, और प्लस ये t तो 1 था तो b हो गया, और ये c कांस्टेंट था 0 हो गया। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएट कितना आ गया, dx/dt की वैल्यू क्या आ गई, 2at और प्लस b आ गया। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जो आप डायरेक्ट उन्हें लर्न कर लीजिए, वो आपके काम आएंगे। जैसे d/dx sin x, इसकी वैल्यू आप लिखेंगे cos x, फिक्स है ये। ठीक, और इसी का अपोजिट हो जाएगा दूसरा d/dx cos x, और जब cos x लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है -sin x। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं d/dx, ऊपर लिखते हैं tan x। जब tan x लिखेंगे
तब इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स। ये आप लर्न करेंगे, ये बाकी और दूसरे रास्ते में आप नहीं जाएंगे। मैथ वाले तो इसको पढ़ेंगे, जो है कभी न कभी उनके सिलेबस में है ये सब, उसको अपना पढ़ेंगे और जानेंगे। लेकिन जो बायो ले लेंगे उनके लिए तो इन्हें लर्न करना ही फायदेमंद है। ठीक है। तीसरा, अब चौथा देखिए, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। ठीक है। और कॉट एक्स का हम लोग पढ़ते हैं माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक। चौथा हम लोग पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स सेक एक्स। ठीक। और इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक। यानी छठा हमारा हो गया डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। ठीक। अब कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है। ये हो गए छः हमारे पहला। ठीक। ये दूसरा, ये हमारा हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा। ये 6 फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं जिनमें आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। इनका यूज हम लोग वेब में भी कई बार करते हैं। आप देखो स्टूडेंट, एक वेब का हम एक इक्वेशन लेते हैं, y = a sin ओमेगा t होता है। ऐसे वेब का इक्वेशन आता है फिजिक्स में। अब अगर हमें जहाँ ये वेव है उस पार्टिकल का हमें निकालना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह, तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है। और डिफरेंशिएशन में एक और रूल हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। उस रूल को हम यहाँ करके आपको बता रहे हैं। उसको देखिए कि जैसे पहले इस भाग को हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, थीटा = ओमेगा t कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग लेट कर लेंगे, यहीं लिखते हैं लेट। ठीक है। थीटा = ओमेगा t कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम यहाँ से निकालें तो डी थीटा अपॉन डी टी निकालेंगे इसको। ठीक। और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है। अब इसके बाद ऊपर का इक्वेशन हमारा क्या हो गया, देन y = हमारा कितना आ गया, a sin थीटा हो गया। ठीक है। अभी साइन थीटा का हमने क्या बताया, हमने साइन थीटा का बताया dy/d थीटा अब लिखेंगे, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, तो a cos थीटा हो गया। ये तो कांस्टेंट है, वैसे को वैसे रहेगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो गया। अब इसको हम लोग थीटा की वैल्यू तो हमने ओमेगा t दी हुई है हमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/d थीटा = a cos ओमेगा t। थीटा की वैल्यू रख दिया, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 2 और 3 का, ठीक है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। ठीक। तो जब इक्वेशन 2 और 3 से हम देखेंगे तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा dy/d थीटा इंटू, ठीक, ये हमारा है d θ/dt, d θ/dt मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर का क्या भाग आ गया देखो, एक तो ये आ गया a cos ओमेगा t और दूसरा आ गया ओमेगा, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, तो ओमेगा a cos ओमेगा t हो गया। यहाँ देखो d थीटा कैंसिल हो गया, dy/dt हो गया। ठीक, ये जो dy/dt आया, इसका
क्या हमारे लिए फार्मूला बना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बना। ठीक, ये पार्टिकल के इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन होता है ये। ठीक है स्टूडेंट, वेव में अगर कोई पार्टिकल, अगर वेव का इक्वेशन ये होगा तो उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल की, वो dy बाई dt लिखी जाएगी और उसका इक्वेशन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा जो है। इसका मतलब ये कैसे भी आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर इसमें कोई दो टर्म दिए होंगे तो पहले एक को थीटा लेट करके और फिर ऐसे सॉल्व करेंगे किसी का भी। जैसे कहीं भी दे दिया, मान लीजिए अब जैसे y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसा दे दिया। ठीक, ये भी वेव का इक्वेशन है। तो इसमें क्या करिएगा, इतने को आप थीटा पूरे को लेट कर लीजिएगा तो आपका इसी तरह निकल आएगा। खुद कोशिश करिए। ठीक, वैसे इसको हम बता दें, अगर हमें करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे dy बाई डी टी। अब यहाँ से हम डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे। इसमें हुआ क्या, देखो इधर देखो, जो ओमेगा था यहाँ देखो, इसको समझो आप, ये ओमेगा यहाँ पे जो था, ये ओमेगा कहाँ से आया था, ये ओमेगा तो यहीं से आया था ना, तो यानी ये मल्टीप्लाई में हो गया। तो इसके अंदर जो रहता है वो बाहर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये ओमेगा यहाँ से जाकर बाहर मल्टीप्लाई में हो गया, ए ओमेगा हो गया, साइन का कास हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर जो थे एंगल, वो तो वहाँ ओमेगा टी यहाँ था, ओमेगा टी देखिए यहाँ भी है, तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप ऐसे डायरेक्ट एक लाइन में करेंगे। इसके टी के साथ जो मल्टीप्लाई उसे बाहर कर लेंगे, साइन का कास कर देंगे और ये निकल आएगा। ठीक है, आपको ये हमने इसलिए बताया कि जब आपको ना समझ आए तब ऐसे आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिजिक्स में डायरेक्ट यूज होता है इसका। ऐसे y है तो dy बाई डी टी, और ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है, ये हम लोग वेव में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर कहीं लिखा है y इज इक्वल टू लॉग बेस ई पर x, ठीक है, e क्या है, e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। e क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बिटवीन 2 and 3 होती है। ये कांस्टेंट है, पर लॉग में इसका यूज बहुत होता है। ठीक है, अगर ऐसा आ गया, अब इसका अगर कोई आपसे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कहेगा तो आप इसके डायरेक्ट फार्मूला लर्न रखेंगे, 1/x हो जाएगा। ठीक है, आप केवल इसका फार्मूला इतना ही लर्न करेंगे, इससे ज़्यादा हम इसमें आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। जहाँ भी log ex आएगा, ई ही आएगा आपके डिफ्रेंशिएशन में। log बहुत जगह आप लेट करेंगे, आप रेडियो एक्टिविटी वगैरह में ये आएगा, log अपना लेट करेंगे और फिर ई बेस पर डिफ्रेंशिएशन भी आ जाएगा। ठीक है, सब फिजिक्स में यूज होगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी log x है, x यहाँ चला आएगा। ठीक है, हम देखो स्टूडेंट, y इज इक्वल टू, अगर ऐसे लिखा है log बेस a पर x, ठीक है, तो पहले आप इसको log बेस e पर चेंज करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log बेस e पर x, ऊपर वाला ऊपर और नीचे log बेस e पर a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कांस्टेंट डिजिट हो गई। ये क्या है, a इज इक्वल टू कांस्टेंट है कोई, ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, e हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू e इज इक्वल टू होता है 2.718 एंड सो ऑन, कंटिन्यू होता है, डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये उसकी वैल्यू है 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक है, ई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। जब हमको y को हमें सपोज कर लीजिए ax दे दिया, अब यहाँ e से डिफरेंट अगर होगा तो पहले e बनाएंगे आप, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और e बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट, ऊपर log x ex लिख देते हैं और नीचे e लिख देते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ आ जाता है, e से ही कैंसिल हो जाता है। ऐसा इसमें यूज होता है। ठीक है, अब इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा।
ये कांस्टेंट है, ज्यों का त्यों नीचे पड़ा रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x यहाँ ही है, तो ये 1/x log बेस ई पर a आ जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसको ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि जब मल्टीप्लाई होता है किन्हीं दो फंक्शन का तो उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू f(1x) मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। अब अगर इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लोग ऐसे रूल अपनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग सपोज कर लो y ले लें, इसको सपोज कर लो u ले लें, तो मल्टीप्लाइड हो गया। इसको सपोज कर लो v ले लें, लेट कर लीजिएगा, वो आपको इतनी व्यवस्था दी जा रही, इसको लेट कर लीजिए। ठीक है, लेट, यहाँ लेट हो गया, ये इसका लेट हो गया, ये इसका लेट हो गया, और ये इसका लेट हो गया। अब इसमें जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, dy/dx लिखते हैं, क्योंकि इनमें देखो x तीनों में है, तो dy/dx लिखते हैं, और इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, यानी u लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी dy/dx, और v लिखेंगे। ठीक है, और प्लस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस करेंगे, और अब सेकेंड फंक्शन लिखेंगे v, और dy/dx इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन u का। ठीक है, ये फार्मूला होगा, यानी पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये फंक्शन हमारा मल्टीप्लाइड में यूज होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, डिवाइड का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें, सपोज कर लो कोई फंक्शन f(x) ऐसे है, इज इक्वल टू f(1x) ऊपर है अपॉन f(2x) नीचे है। ठीक है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, तो इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए हमें फार्मूला वही हम अपना लें, इसको y लेट कर लें, और ये हमारा हो जाएगा, ऊपर वाले को u लेट कर लेते हैं, और नीचे वाले को v लेट कर लेते हैं, लेट। ठीक ना, ये हो गया y, और ये हमारा हो गया ये, ठीक, और ये हमारा हो गया ये, लेट कर लिया हमने, आप खुद लिख के लेट करिए। ठीक है, अब जब इनको हमने लेट कर लिया तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए dy/dx का फार्मूला, dy/dx। तो पहला इसमें होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई यानी v, और फिर du/dx लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, u लिखेंगे, और फिर लिखेंगे dy/dx, v लिखेंगे। ठीक, ये मल्टीप्लाई, इधर बीच में माइनस, अपान होता है जो डिनोमिनेटर होता नीचे वाला उसका स्क्वायर होता है। ठीक, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे, यानी यहाँ जो डिनोमिनेटर है इनटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एक दो ऐसे फार्मूले जो कभी कभी कहीं कहीं यूज होते हैं, उनकी ओर देखिए। जैसे y इज इक्वल टू e⁻x लिखा है, e अभी हमने पीछे आपको बताया था। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, इसका फार्मूला e⁻x ही आता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, जितना इधर रहेगा उतना ही रिजल्ट में आएगा। ठीक है, बाकी और नहीं कुछ बताना, ये एक फार्मूला ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी अचानक से किसी कैलकुलेशन में यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन। जो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट, ये
डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, ठीक है। उसमें क्या होती है, पावर डिक्रीज हो रही थी, इसमें पावर इंक्रीज होती है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको फैलाते हैं, बड़ा करते हैं जो है, और इसका सिंबल हम लोग लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये इंटीग्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रल, ठीक है। एक ऐसे इंटीग्रेशन लगता है, ऐसे सिंबल लगता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक। एक और हम लोग लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ये a to b, ठीक। ऐसे अगर कहीं लिखा, यहाँ कुछ ए बी की जगह एक्स वाई हो जाए, पी क्यू हो जाए, या 0 से इन्फिनिटी हो जाए, आर से इन्फिनिटी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये फिजिक्स में इसका बहुत यूज होता है, इस वाले का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। इन दोनों का ही यूज है, इसका भी यूज है फिजिक्स में, तीनों का ही है। इसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डेफिनिट इंटीग्रल। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग जो देखेंगे इनके यूज में, पहला फार्मूला हम लोग लगाते हैं, देखो वो पावर वाला ही फार्मूला होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं y टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। इसका जब इंटीग्रेशन करना होता है स्टूडेंट, तो ऐसे नहीं इंटीग्रेशन होता जैसे यहाँ लिखा है, ठीक है। इसके साथ कुछ रहता है, डी वाई डी एक्स ऐसा रहता है, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, डी वाई लिखते हैं इसको, डी वाई अपान डी एक्स अगर ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपान डी एक्स है अगर हमारा एक्स टू द पावर n है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको डी वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n dx लिखते हैं, ठीक। इसका अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। हमें इंटीग्रेशन करने के लिए डी वाई और डी एक्स का फार्म लगाना होगा। अब दोनों ओर हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो बाय इंटीग्रेशन ठीक है, इंटीग्रेशन तो डी वाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाता है, ठीक है। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे इसमें सिंबल लगाते हैं, x टू द पावर n dx लिखते हैं। अब ये इंटीग्रेशन का फार्मूला हुआ हमारा, ठीक। अब यहाँ देखो ये कैसे आ गया, यहाँ से हमारा ध्यान से देखिएगा, जो पावर होती है वह 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है, यानी x टू द पावर n प्लस 1 हो गया। इसमें पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। और जो पावर आती है उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं, n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। और प्लस इसके साथ कोई कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट इसके साथ कोई और आता है। अब कांस्टेंट को कहीं कहीं सी लिखते हैं, रेडियो एक्टिविटी में ए लिखते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट इसके साथ ऐड होगा। अगर ये है तो इन दोनों में कांस्टेंट नहीं आते हैं, इसी में केवल कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारा लिखा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स लिखा है, ठीक। इसका आपको इंटीग्रेशन करना, तो ये फार्मूला अप्लाई करिए। यहाँ देखिए x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर n है। रिजल्ट में क्या आया? n प्लस 1, तो 3 में 1 प्लस होगा, कितना होगा? x टू द पावर 4। और जो पावर आई n प्लस 1 उसी से डिवाइड हो गया, तो अपान 4 और प्लस कांस्टेंट c आ गया। c क्या है? c कांस्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट, जैसे इंटीग्रेशन dx लिखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx।
यहाँ 1 होता है, dx के आगे 1 तो सबके आगे होता है, और 1 को हम x टू द पावर 0 लिखते हैं। अब वही फार्मूला लगा दीजिए जो x की पावर n वाला है, तो ये आ जाएगा हमारा x टू द पावर 0 प्लस 1, जो पावर 1 इंक्रीज होगी और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट c आएगा जो है, यानी ये तो कितना हो गया 0 प्लस 1 का पावर 1 x की पावर 1 अपान 1 हुआ, यानी x आया ये, तो ये आ गया x प्लस c आ गया। यानी जहाँ पे केवल इंटीग्रेशन होगा वहाँ पर x होगा। जैसे इंटीग्रेशन dv अगर ऐसे लिखा है तो इसका v अब प्लस कांस्टेंट होगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन अगर ऐसे लिखा 1 अपान x dx लिखा है, इसको ऐसे भी लिखते हैं इंटीग्रेशन dx अपान x लिखते हैं, यहाँ x कैंसिल नहीं होता है, तो इसका जो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, log बेस e पर x होता है प्लस c कांस्टेंट, c सब में इसमें लगता है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन साइन x dx अगर लिखा है, साइन का माइनस कॉस x होता है प्लस c कांस्टेंट। अगर इंटीग्रेशन हमारा लिखा है कॉस x dx, तो ये होता है साइन x प्लस कांस्टेंट होता है, ठीक। एक और आपको बता देते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx अगर ऐसा लिखा है तो ये tan x होता है और प्लस c होता है, ये डिफ्रेंशिएशन का ठीक अपोजिट है, ठीक है। इसके अलावा एक आता है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है, और वो इंटीग्रेशन हमारा आता है, ध्यान से देखिएगा, और ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx आता है, ये ex आता है, इसके साथ भी कांस्टेंट c होता है, ठीक है। अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन जो आता है स्टूडेंट, क्लोज्ड इंटीग्रेशन जैसे ये हमारा इंटीग्रेशन आता है, ऐसे क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन आता है ये केवल फिक्स क्वांटिटी के लिए इंटीग्रेट करता है। किसी में इसमें लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल होता है, और किसी में सरफेस इंटीग्रल होता है, ठीक, और किसी में वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। तो ये जिसका दिया रहेगा उसी के लिए यूज होगा, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, क्लोज्ड इंटीग्रेशन जैसे हमारा आता है, देखो ये होता है b डॉट dl होता है, एक ऐसे होता है, ये म्यू नॉट आई इक्वल होता है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है। इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो dl होता है जिस लाइन पर रहेगा उस पूरी लाइन का जो है हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे यहाँ पे ऐसे देखो है कोई सर्कुलर है मान लीजिए, ठीक है, और इस सर्किल पर अगर dl हमारा यहाँ लगा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे मान लो हम इस पॉइंट पर लगा देंगे, ठीक, तो इस पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही dl की डायरेक्शन होती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कोई हमारा वायर ऐसे जा रहा है, इस वायर से ऐसे हमारी करंट ऐसे इसमें चल रही है, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे करंट चल रही। अब यहाँ पे जो b डॉट dl की डायरेक्शन सेम होती है तो dl इस पर एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये केवल इसी dl का इंटीग्रेशन करता है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं करता है। तो इसको हम लोग जो लिखते हैं वो केवल dl का इंटीग्रेशन लिखते हैं, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन b dl लिखते हैं, इसको cos 0 डिग्री लगाते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखते हैं ऐसे जो है, ठीक है। अब यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है, b dl लिखते हैं, तो
तो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन में b बाहर कर लेते हैं और dl लगा देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लगा देते हैं। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन dl होता है वो पूरे सर्किल का हो जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब कंप्लीट कर देना इसको। तो ये हमारी जो सर्किल होता है, तो सर्किल का जो इंटीग्रेशन dl का होगा सर्किल पर, तो इसको 2 पाई r लिखते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r है, सपोज कर लीजिए सेंटर से, ठीक, तो इसको 2 पाई r लिखते हैं, तो b इंटू 2 पाई r हो जाता है ये, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। यानी यहाँ से b का फार्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन r। ये मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी भी लॉन्ग वायर, जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उसमें इसका यूज करते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब लिमिट वाला देखो स्टूडेंट, लिमिट वाला जो हम यूज करते हैं, तो लिमिट वाले में जिसके लिमिट में हमें देना होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारा यहाँ इंटीग्रेशन लिखा है x टू द पावर n dx, इसकी लिमिट लिख दिया है a टू b लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरह जैसे इंटीग्रेशन कर रहे थे पहले, ठीक है। लेकिन इसका जब इंटीग्रेशन आता है, ध्यान से देखिए, तो ये आता है x टू द पावर n प्लस 1, जो पावर होती है इंक्रीज हो जाती है और फिर जो पावर आती है उसी से डिवाइड हो जाता है। लिमिट को ऐसे लिख देते हैं, नीचे a और ऊपर b, ठीक है। अब जहाँ x है वहाँ पहले b को रिप्लेस करके रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर a को रिप्लेस करके रखते हैं। तो फिर वहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं n प्लस 1, ठीक, ये तो नीचे ही है। ऊपर हो गया x की जगह b को रिप्लेस कर देते हैं, तो b टू द पावर n प्लस 1 हो गया, माइनस लगाते हैं दोनों बीच में। फिर x की जगह a रिप्लेस करते हैं, a टू द पावर n प्लस 1 हो गया। ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो जब लिमिट वाला इंटीग्रेशन आएगा तब हम लोग a से b तक इसका यूज करेंगे। इसको निकालने में हम लोग वर्क डन निकालने में करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वगैरह में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इतने तरह के इंटीग्रेशन है। मैथ तो बहुत बड़ी है, सब हम आपको नहीं बता रहे हैं, पर आप कोशिश करेंगे तो इन्हें आप धीरे धीरे कर ले जाएंगे, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारा y इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx माइनस d कोई इक्वेशन है, ठीक है। इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो dy बाई dx लिखेंगे। रूल वही है, जो पावर होगी मल्टीप्लाई में आएगी, पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा, कांस्टेंट ज्यों के त्यों रहेंगे इधर। तो 3 की पावर इधर आ गई, 3a x स्क्वायर हो गया, पावर 1 डिक्रीज हो गई, प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2bx हो गया, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, c हो गया। ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर और प्लस 2bx प्लस c आ गया। अब अगर इसका हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे हम लोग पावर लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें इधर देखिए, जो रूल वही, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, 6ax हो गया, अब प्लस x का 1 हो गया, 2b हो गया, और c कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब देखो स्टूडेंट, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अगर y का हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हैं तो हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई तो हमारा होगा dy बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी 0 की वैल्यू से हम लोग x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वो x इसमें रख देंगे तो ये मिनिमम या मैक्सिमम होगा। अब यहाँ देखो, इफ़ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, then y will be minimum, ठीक है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ से इसको 0 रख के जो x की वैल्यू इसमें हम रखेंगे वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, देन y विल बी मैक्सिमम, देन y विल बी मैक्सिमम, ठीक है, तब y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है स्टूडेंट, ओके।